चलिए, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जल्दी-जल्दी से जुड़ जाइए। थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया था इसलिए आज थोड़ा लेट हो गया, है ना? आज आने में थोड़ा लेट हो गया। आवाज़ क्लियर है? थोड़ा-सा यदि क्लियर है तो थोड़ा बता दीजिएगा। आवाज़ क्लियर है तो ज़रा बता दीजिएगा। चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हमने जो अनुच्छेद पढ़ा था, है ना? उसके बाद हम लोग आगे लाइव, है ना? इसके बाद का जो सेशन होगा, इसके बाद वाला राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद जो है, इसका ये दूसरा वीडियो जा रहा है ना? चलिए। ये सब हम कल पढ़े थे, ये हॉल है, ठीक है? एक मैं आपको बताए थे, ये हो गया अशोक हॉल और एक ये है ना? इसको बोलते हैं बैंक्वेट हॉल, ठीक है? ये राष्ट्रपति भवन के अंतर्गत आता है। हम राष्ट्रपति के बारे में कल पढ़ रहे थे, है ना? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे कल। चलिए, इसको थोड़ा-सा पहले रिवाइज़ कर लेते हैं। आ जाइए सब, सभी जुड़ जाइए, है ना? और आवाज़ जा रही, थोड़ा-सा आवाज़ के बारे में बता दीजिए, है ना? ताकि हम वो स्टार्ट कर सकें। देखिए, कल हमने राष्ट्रपति के से संबंधित अनुच्छेद के बारे में पढ़ चुके थे, है ना? हम लोग पढ़े थे कहाँ तक? ये 52, 53, 54, 55। फिर इसके बाद है ना, ये 54 का पूरा विस्तार देखे थे। और 55 है ना? 55 में हमने बताया था निर्वाचन पद्धति, है ना? इसमें सांसद लोग भी भाग लेते हैं और विधानसभा सदस्य लेते हैं। इसमें थोड़ा-सा हम और डिटेल आज करेंगे, है ना? 55 को। ठीक है, एक सांसद, एक विधायक का मत का मूल और एक सांसद के मत का मूल कितना होता है, हमने आपको बताया था। जल्दी से जुड़ जाइए, है ना? सभी लोग हैं, आ जाइए। सब लोग शेयर कर दीजिए थोड़ा-सा। इसके बाद 56, 57, 58 और 59 और 60। यहाँ 61 और इसके बाद 72, 74 और 75, है ना? यहाँ तक हमने देखा था और ये आर्टिकल 76 है ना? इसको भी हमने देखा था। ये इसमें अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया हुआ है, ठीक है? देख लेते हैं क्या-क्या हमने पढ़ा, ठीक है? हमने आपको बता दिया है राष्ट्रपति से संबंधित हमने आपको हमने क्या पढ़ा था? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति का पद के बारे में हमने किसमें पढ़ा था? राष्ट्रपति के पद के बारे में हमने आर्टिकल 52 में पढ़ा, है ना? आर्टिकल 52, ये हो गया आर्टिकल 52।
भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में हमने क्या पढ़ा, कार्यपालिका का प्रधान होगा, क्या होगा, कार्यपालिका का प्रधान, है ना, कार्यपालिका का प्रधान कौन होगा, राष्ट्रपति। ये कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है ना, संवैधानिक प्रमुख, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 54 में हमने देखा निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देंगे, ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 55 में हमने देखा निर्वाचन पद्धति, है ना, निर्वाचन पद्धति यानी किस तरीका से हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव किस माध्यम से करते हैं। इसके बाद हमने देखा 54 में हम आपको बताया निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग आते हैं, संसद सदस्य आते हैं और विधानसभा के सदस्य आते हैं, दोनों निर्वाचित सदस्य। ये राज्यसभा के बारे में आपको बताया कि राज्यसभा में जो लोग होते हैं 12 लोग को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और मनोनीत सदस्य को नहीं चुना जाता है ना। हालांकि लोकसभा में भी पहले 2 लोगों को, 2 एंग्लो इंडियन, किससे, एंग्लो इंडियन, है ना, आंग्ल भारतीय कहा जाता है, आंग्ल भारतीय, है ना, तो राष्ट्रपति लोकसभा में मनोनीत करते थे। लेकिन अब 104वां संविधान संशोधन के बाद 104वां संविधान संशोधन के बाद यह समाप्त कर दिया, समाप्त कर दिया। चलिए इसके बाद हम आगे आर्टिकल 50 ये 4 इसी का आती है ना। आर्टिकल 55 हमने आपको बताया था कि निर्वाचन में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस माध्यम से किया जाता है, इसके बारे में आपको बताया था। यह निर्वाचन पद्धति है, क्या है, निर्वाचन पद्धति, ठीक है, निर्वाचन पद्धति, ठीक है, ये निर्वाचन पद्धति है, ठीक है। इसमें चलिए ये क्या है, निर्वाचन पद्धति, है ना, निर्वाचन पद्धति। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति को हम किस प्रोसेस से चयन करते हैं, तो इसमें 2 लोग भाग लेते हैं, एक सांसद लोग भाग लेते हैं और विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, जिसे एमएलए कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, एमपी। आप नाम सुनोगे एमपी और एमएलए, खूब नाम सुनोगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। इनका चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, एक चीज हम यहाँ और जोड़ दें, अप्रत्यक्ष तरीका से होता है। क्या होता है, इन अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष कहने का मतलब क्या है, अप्रत्यक्ष कहने का मतलब है कि इनका जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें जनता भाग नहीं लेते। जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात जो सांसद हैं, है ना, या फिर विधानसभा के जो सदस्य हैं, वो क्या हुए हैं, इनडायरेक्ट रूप से, वो डायरेक्ट रूप से चुने गए हैं ना, जनता के द्वारा ही चुने गए हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या होता है, फिर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अच्छा, ये तो अप्रत्यक्ष तरीका हम समझ गए कि इसमें जनता डायरेक्ट रूप से भाग नहीं लेती है, जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, जैसे कि सांसद और विधानसभा सदस्य, ठीक है। ये तो हो गया। और इसी पद्धति को कहा जाता है अप्रत्यक्ष तरीका, है ना, अप्रत्यक्ष तरीका, ठीक है। इसके बाद इसी अप्रत्यक्ष तरीका में एक और पद्धति होता है ना, उसे कहा जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या कहा जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अनुपातिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ठीक है। होता क्या है इसमें, ठीक है, चलिए अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तरीका से और अनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये पद्धति होगा। इसी के अंतर्गत एक पद्धति आता है जिसे कहा जाता है एकल संक्रमणीय, है ना, एकल संक्रमण, एकल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, है ना, ये पद्धति जो है, इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है।
तो इसमें तीनों सवाल बन सकते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से किया जाता है? तो पहला रहेगा अप्रत्यक्ष तरीका से, अनुपातिक, है ना, प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा। इसके अंतर्गत एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये क्या होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होता है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे वो उन्हें डायरेक्ट रूप से विजेता नहीं घोषित किया जाएगा कि मतलब मान लिया जाए, इसको समझिएगा थोड़ा सा, है ना, हम इसे आपको समझा दें। इसे हम आपको समझा देते हैं। हम्म हम्म ठीक है, अब आप समझ लीजिए। ठीक है, होगा क्या, मान लिया जाए मान लिया जाए ए, बी, सी और डी ये क्या है, चुनाव में भाग लिए। ठीक है, और 100 लोगों ने क्या किया है, मतदान किया है। ठीक है, मान लिया जाए 100 लोगों ने मतदान किया है। ए को मिला 40 वोट, इसे मिला 30 वोट, इसे मिला 20 वोट, इसे मिला 10। तो ये हो, इसे ही कहा जाता है प्रथम चरण। क्या कहा जाता है? प्रथम चरण। चरण दर चरण चुनाव होता है। क्या होता है? चरण दर चरण। पहले चरण में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं होता। स्पष्ट बहुमत बोले यानी किसका भी न्यूनतम नेता होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी उम्मीदवार भाग ले रहे हैं उन्हें एक अनुपात लाना होगा, यानी उन्हें एक स्पष्ट बहुमत लाना होगा। अब इसे क्या कहते हैं? इसे न्यूनतम कोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूनतम कोटा। ये क्या होता है? न्यूनतम कोटा क्या होता है? इसमें उम्मीदवार को 50% से कम एक वोट ज्यादा लाना होगा। कितना? 50% से कम एक वोट ज्यादा लाना होगा। अब ये क्या है? ये आया कहां से? 50% आया कहां से? तो ये क्या होता है? कुल मत की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है कुल मत की संख्या बटा पद की संख्या प्लस 1, और यहां भी प्लस 1। अब ये क्या है? यही है एक्चुअली परिभाषा, जो डिफिनेशन है न्यूनतम कोटा का, कि यदि कोई भी उम्मीदवार जो खड़ा हुआ है राष्ट्रपति के चुनाव में, उन्हें कम से कम इतना, इस परिभाषा पर उन्हें खरा उतरना है। तो इसी के अनुसार से क्या कहा जाता है कि ये पद की संख्या कितनी है। अच्छा, ये 50% आया कहां से? तो इसी के आधार पर ये 50% आएगा। तो देखिए, अब हम आपको बता दें कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पद की संख्या को, अच्छा नीचे ही लिख देते हैं ताकि आपको और भी अच्छा से दिख जाए, है ना। हम इसी को, तो कुल मत की संख्या, तो कितना भी होगा कुल की मत की संख्या, तो हर जो होता है, हर नंबर अपने आप का 100% होता है। क्या होता है? आप मैथ में पढ़े होंगे कि हर नंबर क्या होता है, अपने आप का 100% होता है। कोई भी वस्तु अपने आप का 100% होता है ना, 100%। चलिए, तो इसे हम 100% मान लें, है ना, इसे हम 100% मान लें। ठीक है, अब बताइए पद की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रपति की पद की संख्या 1। ठीक है, 1 हो गया, और ये तो एक पहले से है, और यहां भी +1 है ना, +1 ये पहले से। ठीक है, चलिए, तो ये 1 और 1 कितना? 2 हो गया, है ना।
यानी 100/2 कितना 50। यहीं से रिजल्ट आता है। ये रिजल्ट कहां से आता है? यहीं से। आप लोग याद करते हैं इस चीज को। अरे याद कुछ नहीं करना है, कम से कम आधे से एक ज्यादा चाहिए। कम से कम 50% को क्या बोलेंगे? आधा। 50% को क्या बोला जाएगा? आधा, है ना? ओके अरुण वॉइस ठीक, थोड़ा स्पष्ट रूप से बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना? आवाज जा रही है ना क्लियर? आवाज यदि सुन पा रहे हैं तो थोड़ा यस या नो के, है ना, यस कर दीजिए। यदि आवाज क्लियर जा रही है तो थोड़ा यस कर दीजिए, है ना? ठीक, चलिए तो हम ये समझ गए, यानी कोई भी व्यक्ति, तो अब बताइए ए विजेता कहलाएगा? नहीं। बी को विजेता कहें? नहीं। ये सी और डी तो और विजेता नहीं होगा। तो यदि प्रथम चरण के चुनाव में, यदि मान लिया जाए यही प्रथम चरण के चुनाव में ही हम इस तरह से मान लेते हैं, है ना, प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ है, हम यही मान ले कि इसने क्या किया है, कहां चला, सॉरी, हाँ ठीक है, प्रथम चरण के चुनाव में ही इसे मिल गया, मान लीजिए 52 वोट मिला, इसे मिला इसे मान लिया जाए कुछ एक हम ले लेते हैं, 15 मिला, इसे मिला 18, तो 15 ये 52 और 18 कितना हो गया? ये 52 और ये हो गया 18 तो हो जाएगा 70, इसे भी मिल गया 50। तो ये 52% हो गया, यानी 50 से ज्यादा हो गया, यानी इसको 52% मिला, तब हम इसे क्या घोषित कर देंगे कि यही क्या है? विनर है। क्या है? विनर है, यही विजेता होगा। क्या है? विजेता। लेकिन पिछले वाले जो कंडीशन में थे, क्या हम वैसे स्थिति में हम इसे विजेता कह सकते हैं? तो नहीं, ऐसे स्थिति में हम इसे विजेता नहीं कह सकते। ठीक है, ऐसे स्थिति में हम उसे विजेता नहीं कर सकते। तब कैसे होगा? तब अगले चरण का चुनाव होगा। क्या होगा? तब अगले चरण का चुनाव किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला चीज, है ना? चलिए तो हम इसी में आगे आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। चलिए ए कितना लाया था? 40, ई लाया था 30, ई 20, ई 10। ठीक है, हो गया 40, 30, 20 और 10, है ना? अब क्या करेंगे? 40 वाला जो होगा ये जीता नहीं, तो अब क्या होगा अगले चरण का? अब द्वितीय चरण में देखेंगे। अब देखिए होता क्या है, हम डायरेक्ट नहीं कि अब 40 लोग हैं तो 40 लोगों ने ए के मत पक्ष में दिया, 30 लोगों ने बी के पक्ष में, ऐसा चुनाव नहीं होता। ये वरीयता के क्रम में चुनाव होता है। वरीयता का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जो है, यहां हम लिख देते हैं ना, एक व्यक्ति जो है वो सभी को वोट देगा, है ना? एक व्यक्ति जो है सभी को वोट देगा, यानी सबको वोट देगा तो तब सब जीत जाएगा नहीं, ये वरीयता के अनुसार सजाता है। जैसे पहले एक व्यक्ति जो है कहा कि ना पहले हम एक नंबर पर हम ए को रखते हैं, बी को दूसरे नंबर पर, सी को तीसरे नंबर पर, यानी उसका जो चॉइस है, सबसे पसंदीदा आदमी जो है ए है। क्या है? ए है। अगला व्यक्ति का इसी तरह से हो सकता है, किसी को बी पसंद आए तो बी को ऊपर देगा, सी को, कोई किसी को लगा सी और उसे लगा कि ना ए को हम 3 नंबर पर रखेंगे और डी को 4 पर रखेंगे। ठीक है, तो ये सब, तो इसी को कहा जाता है वरीयता। क्या कहा जाता है? वरीयता। यानी जो जिसे पसंद है उसे 1 नंबर देगा, जो उसे लगा कि ना यदि इससे यदि ये ठीक है 1 नंबर दिए, तो अब 3 व्यक्ति जो है उसको दूसरा नंबर दे, तीसरा को अब अगले को तीसरा नंबर। इसी तरह से राष्ट्रपति का चुनाव वरीयता के अनुक्रम में होता है ना, वरीयता के अनुक्रम में किया जाता है ना। और जो प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ है ना, उसमें ही देख लिया जाता है जिसे कम लोगों ने, है ना, वरीयता में ऊपर रखा है। वरीयता में जैसे यहाँ 10 लोगों ने इसे वरीयता में ऊपर रखा है ना, 10 लोगों ने वरीयता में ऊपर रखा है, तो अब देखा जाएगा कि अब इसको क्या किया जाए? हटा दिया जाए। तो
इस व्यक्ति को अब द्वितीय चरण के चुनाव में शामिल नहीं किया जाएगा। यही होगा, एक एक करके हटा देना। क्या होना, एक एक करके हटाना एकल संक्रमणीय मत कहलाता है ना, यानी मत जो मिला उसी के अनुसार से एक को हटते जाएगा और लास्ट में क्या होगा, जिसे 50% प्लस 1 मिल जाएगा उस वो विजेता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो विजेता हो जाएगा। चलिए ये तो हो गया। अब तो इसने जो 10 व्यक्ति था है ना, उसे क्या मिला, उन लोगों ने क्या किया, डी को रखा था। तो उन लोगों ने कम से कम ये जो 10 लोग होंगे है ना, या और अन्य लोग होंगे, उन लोगों ने कम से कम द्वितीय वरीयता तो दिया होगा ना, है ना। इसमें क्या होगा, द्वितीय वरीयता। अब इसी का देखा जाए, मान लीजिए इसी में 5 लोगों ने क्या रखा था, ए को रखा था द्वितीय पर, और इसी में रखा था 2 लोगों ने बी को रखा था, और 3 लोगों ने सी को रखा था, है ना। तो अब ये जो है, ये वाला किसमें जुड़ जाएगा, इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 2 3 हो गया। अब फिर से देखेंगे हम, फिर भी देख रहे हैं कि अभी भी क्या हो गया, 40 5 45, अभी भी 50% नहीं हुआ है ना, 50% प्लस 1 नहीं हुआ। ये 32 पर, ये 23 पर है। तो अब हम इसको हटा देंगे, अब ये हट जाएगा। अब इसका वाला देखेंगे कि इसे जो प्रथम चरण का इसे जो प्रथम वरीयता रखा था, है ना, तो वही लोगों ने द्वितीय वरीयता पर कितने लोगों को रखा था, तो द्वितीय वरीयता पर मान लिया जाए, क्योंकि डी निकल गया है और सी तो यहाँ पर है, तो यहाँ 3 ही लोगों का बात करेंगे। यहाँ हो सकता है 15 लोगों ने ए के समक्ष में रखा हो कि सी को 1 नंबर पर रखेंगे और उसके बाद हम ए को रखेंगे, है ना, दूसरे नंबर पर, तो 15 लोग हो गया। ठीक है, इसके बाद 4 लोगों ने रखा होगा कि डी को रखा जाए और 1 लोगों ने बी को रखा। तो ये जो 15 जो है ए वाला, ये इसमें आकर जुड़ जाएगा, है ना, ए में आकर जुड़ जाएगा। अब देखिए 40 5 45 और 15 कितना हो गया, 60। 50% प्लस 1 हो गया ना, 50% प्लस 1 हो गया। अब ये जो नतीजा है किसके पक्ष में चला गया, ए के पक्ष में। ठीक इसी तरह से ये तब तक किया जाएगा जब तक कि एक लोग को, है ना, कम से कम एक व्यक्ति को, एक उम्मीदवार को 50% प्लस 1 वोट ना मिल जाए, है ना, तब तक उसे विजेता नहीं घोषित किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आप सभी को यह प्रोसेस समझ में आया होगा। ये निर्वाचन पद्धति का प्रोसेस है राष्ट्रपति का। ठीक है, यदि आप इसको अच्छा से समझ नहीं पाए है ना, तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं कि हम समझ नहीं पाए, हम इसको फिर से समझा देंगे। और आप इस वीडियो को कम से कम 1 से 2 बार है ना, रोक रोक के या आगे पीछे करके समझने का प्रयास कीजिए। हमने बहुत ही सरल तरीका से इसे समझाया है। ठीक है, चलिए आगे। ठीक हो गया, आगे ये तो हो गया निर्वाचन पद्धति 55 में, है ना, निर्वाचन पद्धति हो गया। ये एक विधायक का मत का मूल हम कल करवाए थे। ठीक है, 56, है ना। हमने आपको क्या बताया था कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। ये इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, 56 में। ठीक इसी में किया गया है, इसी में बताया गया है, इसी में यह भी बताया गया है ना, इसमें यह भी बताया गया है कि यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए अवधि पूरा नहीं करने के दौरान, है ना, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो क्या अब राष्ट्रपति अपना पूरा कार्यकाल कर पाएगा, नहीं, है ना, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई। तो क्या इसके दौरान किसी को और बनाया जाएगा, तो हाँ, इसके दौरान कार्यवाहक राष्ट्रपति की नियुक्ति की जाएगी और कम से कम 6 माह, कितना, 6 माह के अंतर्गत उस, है ना, अगला जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव करवा लेना है, कितना, 6 माह। तो ऐसी स्थिति में, है ना, अगला राष्ट्रपति के आने तक यानी कम से कम 6 माह का समय होना चाहिए ना, कम से कम 6 महीना के दौरान नए राष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब 7वां, ये 57 नंबर में कह रहा है पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति को, एक व्यक्ति को दोबारा राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, इसका उल्लेख कहां है, 57 में। 58 में क्या है, आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं। राष्ट्रपति की योग्यताएं हमने आपको कल बताया था, है ना, राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या है ये हम आपको कल बताए थे। ठीक है,
राष्ट्रपति की योग्यताएं हमने आपको बताया था, क्या क्या बताया था राष्ट्रपति की योग्यताएं? राष्ट्रपति की योग्यताएं हमने क्या क्या बताई थी आपको? राष्ट्रपति की योग्यताएं हमने क्या क्या बताई थी? भारत में जन्म लिया हो, भारत में जन्म लिया हो, है ना, वैसे ही व्यक्ति को हम राष्ट्रपति बनाएंगे। यानी भारत में, है ना, जन्म से ही नागरिक, है ना, भारत में जन्म से नागरिक हो। देखिए नागरिकता आधार और भी होता है ना, कुछ लोग विदेशी, है ना, कुछ विदेशी लोग भी भारत की नागरिकता ग्रहण करते हैं ना, वो अलग अलग प्रोसेस है नागरिकता ग्रहण करने का, है ना। वो जन्म से हो सकता है, यानी आपका जन्म यदि भारत में हुआ है तब आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। इसके बाद यदि भूमि का अर्जन हो गया, दूसरे क्षेत्र वाले का मिला लिया गया, यदि विदेशी जमीन है और अब वहां पर अब भारत का अधिकार क्षेत्र आ गया है, तब उन लोगों को भी हम क्या करेंगे, अब हम भारत का नागरिकता दे देंगे, ठीक है। या फिर कोई लोग रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, है ना, या पंजीकरण के माध्यम से भी राष्ट्र क्या करते हैं, नागरिकता लेते हैं। तो ये जन्म से आधार, है ना, अन्य कोई माध्यम नहीं होना चाहिए, जन्म से ही नागरिक होना चाहिए ना, जन्म से ही नागरिक, है ना। चलिए इसके बाद अगला, लोकसभा का सदस्य, है ना, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, है ना, भारत, है ना, भारत का नागरिक हो, है ना, क्या हो, भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, है ना, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, है ना, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तो ये इनकी योग्यता है। चलिए आगे, तो हमने देख लिया 56, 59 भी देख लिया, हमने आपको बताया था, इसमें दशाएं में हमने आपको बताया था, हमने दशाएं में आपको बता चुके थे हम आपको, दशाएं में हमने क्या बताया था आपको, वह भारत का क्या होना चाहिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया ना हो, है ना, जो ऐसा व्यक्ति जो दिवालिया ना हो, है ना, और क्या ना होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। तो ये इनकी दशाएं एवं शर्तें हैं, है ना। 60 में आपको शपथ बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या कर दिलवाएंगे, उन्हें शपथ दिलवाएंगे। यदि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ना हो तब, तो ऐसी हालात में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, है ना, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश क्या करेंगे, उन्हें वोट दिलवाएंगे, है ना, ये क्या करवाएंगे, शपथ दिलवाएंगे, सॉरी हमने वोट बोल दिया, ठीक है। चलिए इसके बाद 61, 61 को हमने आपको बेहतर ढंग से कल बता दिया था। तो 61 में क्या है, महाभियोग है। 72 में क्षमादान की शक्ति, क्या है, क्षमादान की शक्ति। राष्ट्रपति कितने तरह से लोगों को क्षमा कर सकता है ना, तो क्षमा करेगा, है ना। फिर इसमें क्या करेगा, सजा को कम कर सकता है ना, जिसे लघुकरण कहा जाता है। पर विलंबन यानी सजा पर रोक लगा सकता है ना, सजा पर रोक लगा सकता है। आर्टिकल 74 में हमने आपको क्या बताया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेगा, और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व कौन करता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। आर्टिकल 75 में आपको बताए थे कि राष्ट्रपति चलिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है, और
सर्वप्रथम राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। जो बहुमत दल का नेता होगा उसे ही क्या करेंगे, वो प्रधानमंत्री बनाएंगे। और प्रधानमंत्री की सलाह पर फिर नए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है ना, नए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया नियुक्ति संबंधी। चलिए आर्टिकल ये है 76, क्या है 76। आर्टिकल 76 में हमने देखा था अटॉर्नी जनरल, भारत का महान्यायवादी है ना, महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, चलिए हो गया, यहां तक हमने देखा था। इसके बाद हम आज देखेंगे, ठीक है, इसके बाद हम आज देखेंगे। चलिए चलिए देखिए, आज हम लोग देखेंगे इसके बाद का 76 तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, ये तो पूरा रिवीजन करवा दिए आपको कल का। ठीक है, आज हम लोग अब आगे देखेंगे, है ना, नेक्स्ट। चलिए अब क्या देखना है हम लोग को, आगे का है ना आर्टिकल, राष्ट्रपति से संबंधित अन्य आर्टिकल जो है उसको देखेंगे, है ना। संबंधित है ना प्रमुख अनुच्छेद, तो हमने 76 तक देखा था। इसके बाद 78 में क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा यदि किसी तरह की सूचना मांगी जाएगी, है ना, तो ये प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो उस तरह वो सूचना क्या करे, राष्ट्रपति को उपलब्ध कराए, है ना। तो ये क्या करेगा, है ना, प्रधानमंत्री का दायित्व क्या है, प्रधानमंत्री का दायित्व, है ना, प्रधानमंत्री का दायित्व जो है किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, है ना, किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति। यदि राष्ट्रपति किसी तरह की सूचना मांगते हैं किनसे, प्रधानमंत्री से, तो इनका दायित्व है कि वो क्या करेंगे, वो सूचना देंगे, है ना, सूचना देंगे, है ना, राष्ट्रपति को सूचना देना। क्या दायित्व है इनका, राष्ट्रपति को सूचना देना किसी, है ना, किसी भी संबंध में वो मांग सकते हैं। इसके बाद 78 के बाद 79, 80, इसमें क्या है, संसद का उल्लेख है ना, आपको आगे भी बताएंगे, फिलहाल अभी थोड़ा सा झलक आपको बता दे। 79 में संसद का, है ना, संसद का गठन होता है। 79 के बाद आएगा, 79 के बाद आ जाएगा 80, 80, है ना, आर्टिकल 80। इसमें क्या आपको पढ़ना है, राज्यसभा, किसमें, राज्यसभा, राज्यसभा का गठन कैसे होता है, राज्यसभा से संबंधित जो भी बातें हैं, इसके बाद हम लोग यही पढ़ने वाले हैं ना। राष्ट्रपति के बाद हम लोग का टॉपिक आएगा उपराष्ट्रपति का, है ना, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का। ठीक है, इसके बाद हो गया 79, 80 और 81। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, लोकसभा, है ना, लोकसभा, लोकसभा संबंधी जो भी बातें होंगी हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद चलिए 80 के बाद हम लोग देखेंगे 85, आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में हम क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल 85 में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति ही संसद के सत्र को
बुलाते हैं और राष्ट्रपति ही संसद के सत्र का सत्रावसान करते हैं ना। तो सत्र को बुलाना, और बुलाना को एक अच्छा वर्ड में बोला जाता है आहूत करना। क्या करना? आहूत करना, यानी संसद के सत्र को आहूत करना। आहूत कुछ नहीं है, बस सिंपल सा समझिए कि संसद के सत्र को आहूत एवं आहूत का मतलब है बुलाना, और सत्रावसान का मतलब क्या है? खत्म करना, है ना। यानी संसद का जब सत्र खत्म होता है तो सत्रावसान भी क्या करते हैं? एक सूचना जारी करते हैं राष्ट्रपति कि अब क्या हो गया है? संसद का सत्र समाप्त हो गया, है ना। तो सत्रावसान, है ना, यानी कंप्लीट हो गया। अब समझिए इस चीज को, है ना। हालांकि हमने पिछले वाले वीडियो में भी इस चीज का जिक्र किया है, आप लिंक में जाकर, है ना, हम उसका डिस्क्रिप्टिव में लिंक दे देंगे, आप उसको भी देख सकते हैं अच्छा से, है ना। इसका विस्तार से हमने बताया सत्र के बारे में, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा हम आपको सत्र के बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है। सत्र क्या होता है? देखिए, दो चीज आप नाम सुनिएगा, सत्र और बैठक। सत्र और बैठक, ठीक है। क्या है सत्र और बैठक? सत्र में क्या होता है, नॉर्मली एक वर्ष में कम से कम संसद का 2 सत्र होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 सत्र होना चाहिए। लेकिन 2 सत्र ना होकर, है ना, यह 3 सत्र होता है। कितना होता है? 3 सत्र। 2 सत्र इसलिए कहा गया है कि संसद का 2 सत्र होगा तो साल में कम से कम 2 होगा, तो एक कम से कम दो उनके बीच का गैप कितना होना चाहिए? 6 माह। इससे ज्यादा, तो इससे भी एक तरह का प्रश्न आ जाता है कि संसद का जो सत्र होगा, है ना, संसद का जो सत्र होगा वो कितने कम से कम दो संसद के सत्रों के बीच का गैप कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए कम से कम 6 माह का, है ना। इससे ज्यादा का नहीं हो सकता है। तो अधिकतम कितने माह का गैप हो सकता है? 6 माह का। तो सत्र का मतलब नॉर्मल सी बात है, टाइम, है ना। यहां से लेकर यहां तक जो समय है, मान लिया जाए 6 माह का समय है ना। इस 6 माह के बीच, है ना, बहुत सारे बैठकें बुलाई जाएगी। मतलब एक सत्र में बहुत सारे बैठकें हो सकती है ना। यानी मीटिंग, यानी एक बार मीटिंग चल रहा है, 2-4 दिन का, 5 दिन का चला किसी बात पर, उसके बाद फिर क्या होगा? नया मीटिंग होगा। क्या होगा? नया मीटिंग, यानी बैठक। तो सत्र और बैठक में थोड़ा सा अंतर है तो दोनों टाइम, लेकिन होता क्या है, ये बड़ा टाइम को दिखाता है और बैठक क्या होता है? छोटे टाइम को। यानी हर बैठक में अलग अलग मुद्दे आते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक बार में क्लियर नहीं होता, तो अगला बैठक में भी मुद्दा को क्लियर किया जाता है, ठीक है। चलिए, चलिए, आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे 85 हो गया। तो संसद के सत्र को बुलाना और उसे उसकी खत्म होने की, यानी संसद के सत्र का खत्म होने की सूचना कौन जारी करेंगे? यानी सत्रावसान का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। इसके बाद हम लोग आएंगे, इसके बाद क्या देखेंगे? आर्टिकल 108 में क्या कहा जाता है? आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति दोनों सदन की संयुक्त बैठक करवाते हैं। क्या करवाते हैं? संयुक्त बैठक। तो राष्ट्रपति के पास क्या है? दोनों सदन को एक ही छत के अंतर लाने का क्या है? पावर है, यानी संयुक्त अधिवेशन। यानी इनकी बैठकें, इसे कभी कभी क्या कहा जाता है? बैठक, है ना। अधिवेशन को ही बैठक कहा जाता है ना। संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन। अब संयुक्त अधिवेशन क्या हुआ? तो राज्यसभा और लोकसभा, है ना, राज्यसभा और लोकसभा का मीटिंग ऐसे अलग अलग होता है, अपना अपना होता है। एगो में विधेयक पेश हुआ, यहां से पारित होकर यहां जाएगा, और इसके बाद यहां से भी पारित हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन कुछ कुछ जो मुद्दे होते हैं उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, इस मुद्दों पर क्या हो जाता है? बहस हो जाता है कि नहीं, ये मुद्दा, अब मान लीजिए लोकसभा से पारित हुआ, है ना, मान लीजिए लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा के पास गया, और राज्यसभा में ये बहुत लंबित है और किसी तरह का विवाद चल रहा है कि ना, ये अभी पारित नहीं होगा, इस तरह का। तो इस विषय पर राष्ट्रपति क्या करते हैं? इन दोनों को एक ही छत पर बुला लेते हैं कि आओ तुम लोग, एक ही जगह आओ और मिलो, है ना। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य एक ही जगह आके बैठ गए, एक ही जगह आके बैठे। तो इसी को, इन दोनों के सदस्यों को यहाँ पर लाके बुला लेना, है ना। बोले क्या आओ तुम लोग दोनों आ जाओ, है ना, आ जाओ यहाँ पर। अब तुम लोग यहाँ पर आकर क्या करो? दोनों साथ में बैठक करो, दोनों आ जाओ, ठीक ना। दोनों आके एक जगह मीटिंग करो, और क्या दिक्कत है
उसके बाद उस मसला पर बात करो, है ना। अलगे अलगे बात कर रहा है, सही से बात नहीं हो पा रहा है, इसलिए एक जगह आकर मिलो। तो मीटिंग हॉल में आ गए, और बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। कौन बुलाएंगे? राष्ट्रपति। तो अब देखिए थोड़ा सा हम आपको दिखा दें इसको, है ना। चलिए हम आपको दिखा दें कि कैसा ही दिख रहा है ना। जरा हमको बताइएगा, ये वाला, है ना। अब बताइए किस नंबर जैसा ही दिख रहा है? तो आप जरूर लग रहा होगा कि आपको ये कैसा दिख रहा होगा। ये कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको 108 के जैसा, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन का आर्टिकल याद करना बहुत ही आसान हो गया आपको, है ना। 108, ठीक है, 108। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग को याद हो गया होगा, है ना। याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। और आर्टिकल या रटना नहीं, समझना है। आर्टिकल को यदि आप समझ गए ना, तो आपको याद करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो अपने याद रहेगा। और देखिए पढ़ना, देखिए पढ़ना तो इस तरह से है कि आप उस चीज को प्रैक्टिस में भी लाइए, ठीक है, प्रैक्टिस में भी लाइए। हाँ, गुड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए क्या हो रहा है? जीके जीएस का क्लास चल रहा है क्या? हाँ, जीके जीएस का क्लास चल रहा है, ठीक है। चलिए आप लोग, है ना, जुड़े रहिए, ठीक है। और बीच बीच में कमेंट करके, है ना, आप लोग बताते भी रहिए, है ना। ठीक है, हम देंगे मौका, ऐसे बीच में देखिए हम आपको देंगे मौका कमेंट करने का, ठीक है। हम आपसे बात भी करेंगे, ऐसे आप पढ़ाने के दौरान आप कमेंट करते हैं तो हम आपको कमेंट नहीं देख पाते हैं, ठीक है। हम आपको मौका देंगे कमेंट करने का, ठीक है। हम आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बस पढ़ाने दीजिए, इसके बाद इस पर सवाल आएगा तो हम आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। चलिए, हाँ फिर कमेंट कर दिए हैं कोई। सर जी गुड, कोस्ट गार्ड के लिए कुछ बताइएगा। बिल्कुल बताएंगे, है ना, बिल्कुल बताएंगे सिद्धार्थ जी, है ना। कोस्ट गार्ड के लिए भी बताएंगे, है ना। पहले इस सेशन को आप पहले अच्छा से पढ़ ली। देखिए कोई भी चीज अलग चीज से नहीं पढ़ा जाता। जीएस ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको इसमें क्या होगा, आपको पढ़ने के लिए नॉर्मली क्या है ना, आप इस चीज को पढ़िए, ठीक है ना। पढ़ने से क्या होगा, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, जीएस में हर जगह आता है ना, मैक्सिमम जो एग्जाम है ना जीएस बेस्ड एग्जाम होता है। और एक बार आप पढ़िए, ठीक है ना। इन्हीं के कोस्ट गार्ड के लिए अलग पढ़ रहे हैं, बीपीएससी के अलग पढ़ रहे हैं, फिर हम अलग यूपीएससी के अलग पढ़ नहीं। एक बार इस तरह से पढ़िए कि दुनिया का जितना भी एग्जाम देना सब निकल जाए, ठीक ना। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। फिर हम पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं आपसे, ठीक है। हम लोग लास्ट में बात करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, ओके। 108 है ना, 108 जो अधिवेशन है ना, आर्टिकल जो है, आर्टिकल 108 जो है, ये किस चीज को दिखाता है? आर्टिकल 108 जो है ये संयुक्त अधिवेशन को बताता है ना, ये संयुक्त अधिवेशन को बताता है। चलिए इसके बाद हमने इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 111, है ना, आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 क्या कहता है ना, आर्टिकल 111 क्या कहता है? एक सेकंड, हाँ, आर्टिकल 111 क्या कहता है? इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति का विधेयक पर अनुमति, राष्ट्रपति का विधेयक पर अनुमति, ये क्या है समझिएगा। गुड आफ्टरनून सर, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है। अब आर्टिकल 111 जो है ना, आर्टिकल 111 जो है, इसमें क्या कहता है? राष्ट्रपति का विधेयक पर अनुमति। ये क्या होता है? हमने आपको पहले ही बता चुका है ना, कि राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बनेगा। क्या होगा? राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी विधेयक क्या नहीं बनेगा? अधिनियम नहीं बनेगा। ओके, पवन कुमार जी के बैच कितने बजे से स्टार्ट होता है? ये 1 बजे से स्टार्ट होता है ना। ये कितने बजे से स्टार्ट होता है? 1 बजे से, है ना। हम लोग का भी सेशन जो पॉलिटी का चल रहा है, ये 1 बजे से स्टार्ट होता है, 1 बजे से लाइव रहता है।
ठीक है ना। लेकिन आज कुछ टेक्निकल इशू के कारण है ना, बिजली वगैरह का जो प्रॉब्लम हुआ था ना, इसी के कारण थोड़ा सा है ना प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, हम लोग डेली मिलेंगे आपसे 1 बजे, है ना, 1 बजे मिलेंगे डेली, दोपहर में 1 बजे। कोई दिन भी छुट्टी नहीं रहेगा, ठीक ना। वो 26 जनवरी रहे चाहे जो भी रहे, है ना, हम लोग हमेशा रहेंगे। छुट्टी तो मनाना नहीं है साल में, है ना। कुछ दिन छुट्टी रहेगा, बाकी कभी छुट्टी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि पढ़ाई अब घर से पढ़ रहे हैं तो घर में भी छुट्टी नहीं ना होगा। आप लोग तो अभी घर में ही है कि नहीं। हाँ, हम लोग डेली मिलेंगे 1 बजे। और एक नया बैच भी आएगा, इसका भी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे अभी तुरंत, ठीक है। चलिए, ये तो अभी पॉलिटी का पीछे वाला जो बैच है, हम इसी को टॉपिक खत्म करें। ये ऑफलाइन का क्लास है, इसमें जो बच्चे एडमिट हैं, है ना, उनको भी फायदा हो जाएगा और जो नए बच्चे हैं उनको भी मिल जाएगा, है ना। चलिए, हम लोग एक दूसरे को जान ले, इसीलिए हम ये बैच आप लोग को है ना दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब जो बच्चे हमें जानते हैं वो तो हमें जानते ही है ना, जो नहीं जानते वो जरा जान ले हमें, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 111 में क्या कहा जाता है, राष्ट्रपति जो है ना, राष्ट्रपति जो है क्या करेंगे, अपने विधेयक पर अपना अनुमति दे सकते हैं। तो ये 3 तरह से होता है ना, हम आपको ये देखिए, इसमें 3 गो एक भी है और ये 3 तरह से काम भी करते हैं। राष्ट्रपति विधेयक पर 3 तरह से काम भी करते हैं, है ना। राष्ट्रपति क्या करते हैं, ये इस पर 3 तरह से काम भी करते हैं। ये क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी स्वीकृति दे देंगे, अपना स्वीकृति दे दिए, ठीक है, अपना स्वीकृति दे दिए। या फिर क्या होगा, इसे रोक कर भी रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रोक कर भी रख सकते हैं, है ना। ये कहेंगे कि अभी हम देखेंगे, है ना, कब मेरा मन होगा, मूड होगा मेरा तो साइन करेंगे, ना तो नहीं करेंगे, ठीक है। मूड का बात है ना, हम लोग भी हो जाता है, कोई चीज हम लोग के पास आया तो हम लोग थोड़े तुरंत में एक्सेप्ट कर लेते हैं। कोई कोई चीज होता है, ठीक है चलो ना हो जाएगा, बोला अच्छे देखेंगे, समय मिलेगा तो बता देंगे, है ना। तो राष्ट्रपति के पास रोकने का भी पावर है। और ये पुनर्विचार के लिए, है ना, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पुनर्विचार क्या होता है, मतलब एक बार फिर से आप देख लीजिए, है ना, जो बात आप बोल रहे हैं ना, इस पर जरा विचार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद ठीक है, एक बार आप विचार कर लीजिए कि जो आप भेजे हैं मेरा पास, सही में आपको ये वाला नियम बनाना है। मतलब उनको थोड़ा सा दे देते हैं ना कि समय ले लीजिए और सोच विचार के हमारे पास भेजिए, नहीं तो ये कानून बन जाएगा तो देश में और हलचल भी हो सकता है। जैसे आप लोग सुने होंगे कृषि कानून, है ना, ये तो पारित हो गया था, लेकिन फिर से इसे क्या हो गया, वापस लेना पड़ा संसद को, है ना। चलिए, हम धीरे धीरे उस पर आएंगे, ठीक है। नॉर्मल आप जानिए कि राष्ट्रपति अपना अनुमति जो देते हैं विधेयक पर, वो कौन से आर्टिकल के तहत देते हैं, आर्टिकल 111। अब याद करना बहुत ही सरल है ना। 3 गो एक है इसमें, 111 में कई गो एक है, 3 गो, और 3 तरह से ये अपना अनुमति भी देते हैं। कितना तरह से, 3 तरह से। पहले एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे रख लेंगे। देखिए, रखना को ही लैटिन शब्द में वीटो कहा जाता है। आप लोग नाम सुने होंगे कि राष्ट्रपति जो है अपना एक उनके पास स्पेशल पावर होता है, वीटो की शक्ति। क्या होती है, वीटो की शक्ति, ठीक है। तो राष्ट्रपति जो है अपना वीटो की शक्ति इसी आर्टिकल के तहत भी यूज करते हैं, ठीक है, रोक कर सुरक्षित रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं, उन्हें लौटा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी को दूसरे शब्द में वीटो भी कहा जाता है, रोक के अपने पास सुरक्षित रखना। ये 4 तरीका से रखते हैं, हमने इसको है ना बहुत ही डिटेल में एक वीडियो में बताया है, आपको उसका लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप उस चीज को बेहतर ढंग से समझ सकें, ठीक है। फिलहाल फिर भी हम आपको थोड़ा सा इसमें हम बता देते हैं वीटो के बारे में, है ना। वीटो का जब चर्चा हुआ था हम आपको यहाँ से बताते चलते हैं, ठीक है। वीटो के बारे में आपको बता दें, वीटो, राष्ट्रपति का जो वीटो पावर है ना, एक होता है आत्यांतिक वीटो। क्या होता है, आत्यांतिक वीटो, आत्यांतिक वीटो। दूसरा होता है विशेषित वीटो। क्या होता है, विशेषित वीटो। अगला क्या होता है, निलंबित वीटो, या इसे निलंबनकारी वीटो भी कहते हैं। और चौथा जो होता है इसे कहा जाता है पॉकेट वीटो। क्या कहा जाता है, पॉकेट वीटो, है ना, पॉकेट वीटो, या इसे ही जेबी वीटो भी कहा जाता है ना। पॉकेट, हम लोग देहात वगैरह में क्या बोलते हैं नॉर्मली, है ना, गांव देहात में यही ना चलता है। हम लोग के गांव में क्या होता है, पॉकेट को क्या बोलते थे हम लोग, जेबी। क्या बोलते थे, जेबी।
तो यही वाला है पॉकेट वीटो, है ना, जेबी, है ना, पॉकेट वीटो। चलिए, तो ये 4 तरह का होता है, आत्यांतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो, और चौथा होता है पॉकेट वीटो, है ना, चौथा होता है पॉकेट वीटो, ठीक है, पॉकेट वीटो। चलिए, आत्यांतिक वीटो, विशेषित वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, है ना, पॉकेट वीटो। चलिए, आत्यांतिक वीटो में हम लोग क्या करते हैं, आत्यांतिक वीटो में जो होता है, राष्ट्रपति 2 तरह से, है ना, इस वीटो पर 2 तरह से रोक लगाते हैं, है ना, जो राष्ट्रपति हैं इस पर 2 तरह से रोक लगाते हैं। होता क्या है, देखिए, संसद में 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक होता है गैर सरकारी सदस्य और दूसरा होता है सरकारी सदस्य, है ना, सरकारी सदस्य और गैर सरकारी सदस्य। सरकारी सदस्य कौन कहलाता है, जो सरकारी नौकरी में है। नॉर्मल कहने का मतलब तो यही होगा, नहीं तो आप इस बात को ये नहीं समझे कि जो सरकारी नौकरी में है उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहा जाए, सरकारी, है ना, सरकारी सदस्य हो जाएगा, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि वो क्या होगा, सरकारी नौकरी में तो सरकारी सदस्य कहलाएगा, नहीं, संसद का वो सदस्य जो क्या है, मंत्री नहीं है, क्या नहीं है, मंत्री नहीं, उसे क्या कहेंगे, गैर सरकारी सदस्य। और जो संसद का वो सदस्य जो क्या है, मंत्री है। आप सुने होंगे कि आप लोग के तरफ से क्या होंगे, कोई सांसद खड़े हैं, जीते होंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मल होते हैं ना, अब हर राज्य से भी जीता जाता है, सांसद होते हैं, तो हर सांसद क्या मंत्री बन जाता है, नहीं, केवल वो सांसद सदस्य है, तो यानी वही जो सांसद है उसे क्या कहेंगे, गैर सरकारी सदस्य। और कुछ कुछ को क्या मिलता है, मंत्री पद मिल जाता है, तो जिसे मंत्री पद मिल गया यानी कैबिनेट का हिस्सा हो गया, उसे क्या कहेंगे, सरकारी सदस्य, क्या कहेंगे, सरकारी सदस्य। तो ठीक ये होता है, ये जो डालते हैं, ये 2 तरह के लोग डालते हैं, एक तो गैर सरकारी सदस्य डालते हैं और दूसरा सरकारी सदस्य। कौन डालेंगे, सरकारी सदस्य, यानी गैर और दूसरा सरकारी, है ना, ये सरकारी सदस्य और गैर सरकारी, यानी कहने का मतलब ये जो मंत्री है उन लोग को सरकारी सदस्य कहेंगे और जो मंत्री नहीं है ना, उसको क्या बोलेंगे, गैर सरकारी सदस्य। तो गैर सरकारी सदस्य वाला यदि रोक लेते हैं विधेयक, तो इस पर बहुत ज्यादा नहीं कहा जाता है ना, क्योंकि क्या होता है, जब राष्ट्रपति इसके पर रोक लेते हैं तो विधेयक पर ज्यादा क्या होता है, दबाव नहीं बनाया जाता है ना ज्यादा। लेकिन ये सरकारी सदस्य वाला क्या है, तो एक तो ये हो गया, रोक लिए, कोई नहीं बोलने वाला, है ना, मंत्री भेजवे नहीं किया था, गैर सरकारी सदस्य था, भेजा, बहुत ज्यादा अति नहीं हुआ। लेकिन दूसरा वाला क्या होता है, कंडीशन इसका क्या होता है कि मान लिया जाए विधेयक आया राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए, राष्ट्रपति ने कहा कि ठीक है हम कल साइन कर देंगे, अभी हम थोड़ा सा, अभी हम बिजी हैं, अभी काम नहीं करेंगे, चाहे विदेश में है अपना, है ना, अभी यहाँ नहीं है। जब तक राष्ट्रपति उधर से आए कि चलो जरा साइन कर देते हैं विधेयक पर, तब तक पता चला कि जो जिस लोकसभा ने, है ना, जिस संसद ने भेजा था, है ना, तो उसमें जो लोकसभा होता है, लोकसभा का विघटन भी होता है ना, लोकसभा का विघटन का मतलब लोकसभा के सदस्य जो होते हैं हर 5 वर्ष पर बदले जाते हैं, यानी नई लोकसभा का गठन होता है। तो यदि लोकसभा का गठन हो गया है तो जो मंत्रिपरिषद है ना, तो मंत्रिपरिषद भी खत्म हो जाएगा, फिर से नया मंत्रिपरिषद आएगा। तो जब नया मंत्रिपरिषद आएगा तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि पुराना वाला जो मंत्री जो नियम बना के गया है, राष्ट्रपति को जो नियम बनाने के लिए देके गया है, वो नियम पारित हो, तो वो वही रोक देता है, उसको क्या करता है, वही रोक देता है, ठीक ना, और कहता है कि छोड़ दीजिए, है ना, आपको कोई साइन करने का जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में, है ना, वो वीटो क्या होता है, वो विधेयक वहीं रुक जाता है। तो नॉर्मली विधेयक को रोकना ही तो वीटो कहलाता है। या तो गैर सरकारी सदस्य भेजा तब, या सरकारी सदस्य जो भेजा था वो अब है नहीं, है ना, वो अब वर्तमान में शासन में है नहीं, तो क्या करेगा, वैसे वाला नियम भी पारित नहीं हो पाता है, तो ये ऐसे ही रुक गया। तो इसे ही क्या कहा जाता है, आत्यांतिक वीटो, क्या कहा जाता है, आत्यांतिक वीटो, ठीक है। चलिए, विशेषित वीटो, इसे स्पेसिफिक वीटो भी कहा जाता है, ठीक ना। ये वाला भारत में नहीं है, ये अपना भारत में नहीं है, यानी अपने भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। कहां है, ये यूएसए और ब्रिटेन के राष्ट्रपति के पास होता है ना, ये अपने भारत के पास नहीं है, है ना, यूएसए का जो राष्ट्रपति उसके पास ये होता है, ठीक है, ये अपना भारत के पास नहीं है। होता क्या है, इसमें क्या होता है, यदि सदन ने, है ना, यदि राष्ट्रपति ने इस तरह का वीटो लगाया है, तब सदन को क्या होता है, बहुमत के आधार पर, एक उच्च वोट के आधार पर पारित करके फिर से उस अधिनियम को, उस विधेयक को भेजना पड़ता है। उसके बाद यह विधेयक फिर से क्या होगा, वो पारित होगा, वो क्या होगा, राष्ट्रपति को साइन करना होगा, उस पर क्या होगा ना, राष्ट्रपति को साइन करना होगा। तो ई वाला तो भारत के पास, ये भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है। लेकिन ई वाला इसी का एक छोटका भाई है, विशेषित वीटो का एक छोटा भाई जो है निलंबनकारी, है ना, ई होता है
इसमें जो होता है एकदम नॉर्मल साधारण बहुमत, इसमें क्या होता है साधारण बहुमत, क्या चाहिए साधारण बहुमत। साधारण बहुमत के साथ यदि राष्ट्रपति को भेज दिया गया कि राष्ट्रपति साहब जो आप रोकले हैं ना उला फिर हम एक बार भेज रहे हैं आपको, है ना, एक बार उसको देख लीजिए, अब हम साधारण बहुमत से भेजें। और ई वाला जो है उच्च बहुमत चाहिए था, इसमें क्या चाहिए उच्च बहुमत, है ना, इसमें उच्च बहुमत चाहिए या विशेष बहुमत चाहिए। तो ई वाला जो चीज है इसका तो जरूरत ही नहीं भारत में, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को वाला देबे नहीं किया है ना, ई देवे नहीं किया। तो इसका यदि उसने भेज दिया, आपको आप सुने होंगे पुनर्विचार के बाद यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाए तो राष्ट्रपति उस पर साइन करने के लिए बाद होते हैं। तो यही वाला विधेयक क्या है, यही वाला विधेयक राष्ट्रपति भेज दिए, बोले कि जाओ जी देख लेना अपना, ठीक ना, देख लेना, हम अभी अच्छा चीज नहीं है, ये कानून ठीक नहीं बन रहा है ना संविधान के अनुसार नहीं। लेकिन जैसे ही वो विधेयक फिर से भेज दिया कि आपको क्या मतलब है, आप हमको आपको हम जो भेजे हैं वो पारित कीजिए, क्योंकि आपको हम पहले ही बता चुके हैं, है ना, कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति काम करते हैं ना, आर्टिकल 74 पर ही बता दिए आपको कि मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही कौन करते हैं शासन, ये कौन करते हैं सलाह पर काम, राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिपरिषद ने कहा कि देखिए देखिए बाबा, है ना, आपको हम जो भेजे हैं ना वो आप अपना काम कीजिए, ठीक है, हमको ज्यादा ये मत बताइए कि क्या सही है क्या गलत है, जो सही है वो हम कर रहे हैं, अब बाकी जो आपको सही करने बोले वो सही कीजिए, ठीक ना, ज्यादा आप छटपटाइए मत, ठीक ना। हाँ, तो बाबा बेचारा बूढ़ा है ना, राष्ट्रपति जो है अपना कर देते हैं कि क्या करे भाई, अब लड़कन जवान हो गया तो हम थोड़े चलेगा, है ना, इसीलिए है ना क्या करते हैं वो साइन कर देने के लिए मजबूर होते हैं ना, साइन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चलिए तो ये हो गया। अभी पॉकेट बिटो, अब राष्ट्रपति के पास यही वाला तो सबसे पावरफुल जो वीटो है पॉकेट वीटो, क्या होता है पॉकेट वीटो, राष्ट्रपति के पास सबसे शक्तिशाली जो वीटो होता है पॉकेट वीटो होता है, क्या होता है पॉकेट वीटो, है ना। इसके तहत यदि राष्ट्रपति ने कहा कि हम पॉकेट वीटो के तहत क्या किए हैं इस विधेयक को रोके हैं, तो यही वाला जो होता है ना, क्योंकि पॉकेट वीटो का क्या खासियत होता है, इसमें कोई समय नहीं है कि राष्ट्रपति कितना समय में इसको क्या करना लौटा देना। जैसे धन विधेयक होता है, आपको हम बता दें धन विधेयक, धन विधेयक क्या होता है जिसमें पैसा कौड़ी से रिलेटेड जो बात होगा ना, जरा हम धन दौलत के बात किया जाएगा वही धन विधेयक है ना। एगो रिपोर्ट भेजल जाएगा कि देखिए साहब ये वाला है जो धन विधेयक है ना, ये पैसा कौड़ी से रिलेटेड है ना, इसको बोलेंगे धन विधेयक। धन विधेयक पर आपको 14 दिन का अनुमति है ना, ये क्या होता है 14 दिन के अंदर यदि पास हो जाता है, होता क्या है इसमें नॉर्मली क्या होता है राष्ट्रपति इसको घुरा ही नहीं सकते, इस पर साइन करना मजबूरी होता है राष्ट्रपति को, है ना। होता क्या है क्योंकि ये जो धन विधेयक है राष्ट्रपति के पूर्वानुमति से सदन में पेश होता है, तो सदन ने पास किया, एक सदन में गया, लोकसभा से शुरू होता है और लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, इसके बाद आएगा राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति बोले हम ही तो इसको दिए थे कि जाओ जी पास कराना है, पास करा के अब हमको क्या करना है साइन करना है, ठीक ना। तो धन विधेयक को छोड़कर संविधान संशोधन को जो है ना ये क्या करते हैं राष्ट्रपति अपना वीटो का यूज कर सकते हैं ना, पॉकेट वीटो या फिर जो भी वीटो लगाना हो वो छोड़कर, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक छोड़कर ये अपना पॉकेट वीटो या वीटो का यूज करते हैं। तो अभी तक क्या किसी राष्ट्रपति ने ऐसा वीटो का यूज किया है, तो हाँ एकमात्र राष्ट्रपति जो है हमारे, है ना, एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, कौन ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह जो है, ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया है, ज्ञानी जैल सिंह ने एकमात्र बार, है ना, अभी तक के राष्ट्रपति में, है ना, अभी तक के वर्तमान में 14 राष्ट्रपति हो चुके हैं, 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति या 14 क्या अपने चुनाव से, है ना, अपने चुनाव से लड़कर गए, ठीक है। तो वो तो ये जो ज्ञानी जैल सिंह है इन्होंने 1986 में, कब 1986 में एगो एक्ट आया था, है ना, जिसे कहा जाता है पोस्ट ऑफिस एक्ट, क्या कहा जाता है पोस्ट ऑफिस एक्ट, ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस एक्ट, है ना, इसे ही क्या कहा जाता है भारत डाक अधिनियम, इसका एक हिंदी में क्या बोलते हैं भारत डाक अधिनियम। ये भेजा गया राष्ट्रपति के पास ज्ञानी जैल सिंह के पास, ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि देखो भाई, है ना, अच्छा ज्ञानी जैल सिंह के जिस समय राष्ट्रपति थे, ठीक आपको याद है 1986 का समय, 1984 में क्या हो गया था, इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, इसी समय उनके बेटे जो थे राजीव गांधी, उन्हें क्या बना दिया गया प्रधानमंत्री, और भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने राजीव गांधी, है ना। और राजीव गांधी के समय में ही जो ज्ञानी जैल सिंह थे इन्होंने किसका यूज किया अपना पॉकेट वीटो का यूज किया।
तो एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया, पॉकेट विटो का अब तक यूज किया है ना, पॉकेट विटो का, ठीक है। और वो कौन सा एक्ट था, कभी कभी आपसे अधिनियम भी पूछ दिया जाता है कि बताइए उस समय उस समय कौन थे तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो प्रधानमंत्री आपको हो जाएंगे राजीव गांधी, राष्ट्रपति का नाम ज्ञानी जैल सिंह, और कब हुआ था 1986 में, और बिल कौन था, तो ये था कौन, पोस्ट ऑफिस एक्ट है ना, या पोस्ट ऑफिस बिल है ना, विधेयक कहा जाता है, जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं हो वो बिल है, और उसके बाद क्या होगा। चलिए अब आप इस चीज को अच्छा से समझ चुके होंगे है ना, आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि किसी तरह का डाउट होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट करने से हमको पता चलता है कि आपको कहाँ डाउट है, और हम उसके बाद आपको उसको और अच्छा से बता सकेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए हम कहाँ थे अभी तक, हाँ 111 है ना, 111 पर थे, ठीक है। इसके बाद चल 100 है ना, 111 अनुच्छेद हम देख लिए। इसके बाद आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। नाम से लग रहा होगा क्या बोल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लोग को समझ में भी आ रहा होगा है ना। ये जो अनुच्छेद है ना, यदि आप अनुच्छेद अच्छा से समझ जाइएगा ना, तो आधा पॉलिटी तो आपका ऐसा ही क्लियर हो जाएगा है ना, आधा पॉलिटी आपका ऐसा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपका आधा पॉलिटी क्या हो जाएगा, ऐसा ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये यदि आप क्या समझ लेते हैं, आप यदि अनुच्छेद समझ लेते हैं है ना, टोटल अनुच्छेद की संख्या कितनी है, 395 है ना। चलिए वार्षिक वित्तीय विवरण, चलिए वार्षिक वित्तीय विवरण, आप लोग नाम सुनेंगे है ना वार्षिक वित्तीय विवरण का, हमारे संविधान में। अच्छा आप लोग जरा कमेंट करके बताइए कि हम लोग के संविधान में बजट शब्द का उल्लेख है या नहीं, थोड़ा कमेंट करके बताइए है ना। अब कमेंट का हम आप लोग को टाइम दे रहे हैं, थोड़ा हम देख ले है ना, यस या नो, यस में यानी हाँ है, और नो में मतलब नहीं है। थोड़ा कमेंट करके हमें बताइएगा क्या हमारे संविधान में बजट शब्द का यूज है या नहीं है, जरा बताइए हमें। चलिए कोई नहीं, ठीक है हम ही बता देते हैं है ना, चलिए हम ही बता देते हैं, ठीक है ना। हाँ तो वार्षिक वित्तीय विवरण को ही क्या कहा जाता है, बजट, क्या कहा जाता है, बजट है ना। और इसका उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है, कहा नहीं है, भारत के संविधान में नहीं है, ये बजट का उल्लेख है ही नहीं। बजट इसी को है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण को ही एक शॉर्ट नेम में क्या कहा जाता है, बजट, क्या कहा जाता है, बजट। बजट का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, चमड़े का थैला है ना, किसका थैला, चमड़े का थैला, ठीक है। चलिए वार्षिक वित्तीय विवरण होता है क्या, राष्ट्रपति है ना वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को संसद के समक्ष रखते हैं है ना, यानी राष्ट्रपति क्या करते हैं, इस बजट को है ना, बजट को संसद के पास रखते हैं है ना, बजट को कहां रखते हैं, संसद के समक्ष, कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के समक्ष क्या रखते हैं, अपना ये बजट जो है रखते हैं है ना। चलिए तो इसका उल्लेख कहां किया गया है, 112 में है ना। चलिए इसके बाद 123, अब आर्टिकल 123 में क्या है, जब राष्ट्रपति है ना, होता क्या है, संसद का जब सत्र नहीं चल रहा होगा है ना, सत्र देखिए नॉर्मली संसद का जो सत्र होता है साल में होने का कम से कम 2 हो सकता है ना, कम से कम 2, ज्यादा ज्यादा कितना भी हो सकता है ना। लेकिन नॉर्मली साधारणता यदि आपसे पूछा जाए कि साधारणता संसद का कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। क्या कितने सत्र होते हैं, 3 सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र, दूसरा शीतकालीन सत्र, सॉरी दूसरा अगला क्या हो जाएगा, मानसून सत्र, क्या हो जाएगा, मानसून सत्र।
क्या हो जाएगा, मानसून सत्र, है ना, मानसून सत्र। और अगला क्या हो जाएगा, शीतकालीन। अभी जो चल रहा है शीतकालीन सत्र ही है ना, ये खत्म हो गया शीतकालीन सत्र, ठीक है। ये जो चलता है फरवरी से मई तक चलता है। कब तक चलता है, फरवरी से मई, है ना, फरवरी से मई, है ना, फरवरी से मई, है ना। है ना, फरवरी से मई तक, ठीक है, ये मई तक चलता है। मई के बाद एक महीना का गैप होगा, है ना, मई के बाद जून, जुलाई से फिर चलेगा, जुलाई, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीना चलेगा। कितना, सितंबर तक। इसके बाद अगस्त, है ना, सितंबर के बाद जून जुलाई, है ना, मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर रुकेगा 1 महीना, और उसके बाद फिर चलेगा नवंबर से दिसंबर, है ना, नवंबर से दिसंबर, नवंबर से दिसंबर। तो यही 3 सत्र चलता है किसका, संसद का। साधारणतः कितना सत्र चलता है, 3 सत्र, है ना, ये संसद का कितना सत्र है, 3 सत्र चलता है, ठीक है। फरवरी से मई, जुलाई से सितंबर और नवंबर से नवंबर और दिसंबर। देखो याद करना बहुत ही आसान है, 3 सत्र होता है। तो आपको लग रहा है 4-4 महीना का चलता है, वो तो नहीं, 4-4 महीना का नहीं चलता है, यही वाला खाली 4 महीना का चलता है, ये वाला 3 महीना का चलता है, ये वाला 2 महीना का, यानी 4 3 7 और 2 कितना हो गया, 9 महीना चलता है ना। तो बीच में कितना हो गया, 2 साल का गैप हो गया ना, कितना, फरवरी मार्च अप्रैल और मई, है ना, ये कितना हो गया, 4 महीना, ये वाला 3 महीना और ये 2 महीना, बीच में गैप पड़ रहा है ना। तो ऐसे हालात में यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को भी कुछ क्या दिया गया है, पावर दिया गया है कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, ऐसी हालात में नियम बना सकते हैं। अब लग रहा है कि नहीं, अभी देश में कुछ ऐसे नियम का जरूरत है जिसको अभी तुरंत बनाना जरूरी है ना। तो इसीलिए राष्ट्रपति को पावर दिया गया ना, इमरजेंसी पावर, है ना, इसी को क्या कहते हैं, इमरजेंसी पावर। एक तो इमरजेंसी पावर अलग है, लेकिन ये वाला जो पावर है विधायिका पर इमरजेंसी पावर जो है राष्ट्रपति का, किसमें दिखा था, अध्यादेश, है ना, 123 में। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, ऐसी हालत में नियम बना सकते हैं, है ना। तो केवल और केवल राष्ट्रपति के नियम बना देने से ये नियम बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस नियम को क्या बोलेंगे, अध्यादेश। क्या बोलेंगे, अध्यादेश। अध्यादेश का मतलब क्या है, सिंपल समझिए, राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, ये अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन जो आदेश आ जाए उसे क्या कहेंगे, अध्यादेश। क्या कहेंगे, अध्यादेश, ठीक ना। राष्ट्रपति का वह आदेश, है ना, यानी राष्ट्रपति के अधीन जो आदेश है उसे क्या कहेंगे, अध्यादेश, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये इसका नॉर्मली कितने माह रह सकता है, तो कम, ये अधिकतम कितना, 6 माह रह सकता है। और जब संसद का सत्र चलेगा और उसमें क्या हो जाएगा, इसको कम से कम 6 सप्ताह का समय रहता है। 6 सप्ताह का समय के अंतर्गत यदि क्या हुआ, संसद ने इसे पास नहीं किया, तब इसे क्या माना जाएगा, इसे शून्य माना जाएगा और ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, है ना, या जो नियम आया था समाप्त हो जाएगा। यदि संसद ने इसे अनुमोदित कर दिया और कहा कि ना ये वाला नियम सही है और दोनों सदन से पास हो गया, तब ये क्या हो जाएगा, ये नियम हमेशा के लिए रह जाएगा, ठीक है ना। चलिए आप समझ चुके इसको। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका देखिए, 1 और 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3, कैसे याद रखिएगा, देखिए संसद के कितने अंग, 3, यानी अध्यादेश एक क्या है, नियम कानून बनाया जा रहा है। तो पूरे देश के लिए नियम कानून कौन बनाता है, तो पूरे देश के लिए नियम कानून कौन बनाता है, संसद। और संसद के कितने अंग, 3 अंग, कितने अंग, 3 अंग। तो संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों नियम कानून बनाता है, दोनों पास करेगा और राष्ट्रपति का साइन होगा, तब कानून बन जाएगा। लेकिन जब 2 अंग, कौन कौन, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों का जब सत्र नहीं चल रहा है ना, जब इन दोनों का सत्र नहीं चल रहा है, यानी इन दोनों अपना बैठक नहीं कर रहा है, अपना लोग को बुलाकर नहीं बता रहा है कि देखो नियम क्या क्या बनना चाहिए, ऐसी हालात में और नियम बनाना बहुत जरूरी हो, तो केवल और केवल एक ही अंग बच जाता है। कौन बच जाता है, एक अंग, और उसका नाम क्या है, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तीनों सत्र, जब ये तीनों अंग नहीं एक साथ है ना, यानी तीनों अंग जो है, यानी संसद अपने सत्र में ना हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 2 लोग जो है नहीं रहे, लोकसभा और राज्यसभा, तो क्या होगा, ऐसी हालत में केवल और केवल एक कौन बच जाएंगे, राष्ट्रपति। तो अब एक ही आदमी नियम बनाएगा, इसे ही क्या कहेंगे, अध्यादेश। तो आपका 1 2 3 याद करना बहुत ही आसान हो गया आपको, है ना। चलिए आगे,
इसके बाद हम आगे देखेंगे। चलिए 100 कहां तक देख लिए, 23 तक है ना, 123 तक देख लिए। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे 300 148 कितना देखेंगे, 148। 148 में क्या होता है, 148 में जो है राष्ट्रपति क्या करेंगे, सीएजी। सीएजी का नाम आप लोग सुने होंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसी को हिंदी में कहा जाता है नियंत्रक एवं नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक, है ना, नियंत्रक एवं लोक लेखा परीक्षक, है ना। होता क्या है, ये क्या करते हैं, ये पब्लिक अकाउंट को चेक करते हैं। आप लोग पता होगा इतने जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं ना, भ्रष्टाचार की जांच कौन करता है, यही सीएजी, यही जो अधिकारी है, यही क्या करता है, जांच करता है। और ये अपना जांच का जो रिपोर्ट है किसे देगा, राष्ट्रपति को। किसे देगा, राष्ट्रपति को, है ना, क्या देगा, राष्ट्रपति को। अब जो अपना रिपोर्ट किसको दे दिया, राष्ट्रपति को। इस 151 है ना, अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखेंगे। किसके पास रखेंगे, संसद के पास, है ना। इसका जो प्रतिवेदन है ना, राष्ट्रपति को ही दे देगा। और राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसके प्रतिवेदन यानी इसके रिपोर्ट को, प्रतिवेदन का मतलब क्या, रिपोर्ट, प्रतिवेदन का मतलब क्या, रिपोर्ट, ठीक है। देखिए संविधान में आपको हर वर्ड ऐसा ऐसा मिलेगा ना, लगेगा क्या है, लेकिन आप उसको साधारण शब्दों में समझ जाइएगा ना, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। और पॉलिटी से आसान विषय तो है ही नहीं, इतना आप जान लीजिए, है ना। पॉलिटी से समझने के लिए ना, क्योंकि आपको अगल बगल में आपको मिल जाएगा। अभी मुखिया का चुनाव हो रहा था, है ना, यानी पंचायती राज का चुनाव हो रहा था, तो आधा तो पॉलिटी आप लोग समझे हुए हैं। बस उसको एक नॉर्मल, है ना, जिसको बोला जाता है ना कि एक प्रोफेशनली, है ना, ताकि हम उसे जान जाएं एग्जाम के व्यू से। ऐसे तो बहुत चीज जानते हैं आप लोग, लेकिन एग्जाम के व्यू से आप लोग को थोड़ा सा जानना और जरूरी हो जाएगा कि ई वाला जो चीज होता है, ये कौन सा आर्टिकल के तहत पढ़ा जाता है, संविधान के कौन से भाग में है, हम लोग को जानना बहुत जरूरी है ना, ताकि वो हम अपने एग्जाम के व्यू से। बाकी तो आप लोग मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है ना, इस समय आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्रतिवेदन क्या है, रिपोर्ट। प्रतिवेदन को क्या बोलते हैं, रिपोर्ट। जो उसने देखा कि देखिए अभी हम ऐसा देख रहे हैं, ऐसी हालात है, आप इसको क्या किए, राष्ट्रपति को सौंप दिया। राष्ट्रपति ने इसके प्रतिवेदन को क्या किया, संसद को दे दिया कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, जरा रखिए संसद में, ठीक है। तो ये कौन सा आर्टिकल के तहत, 151, 151। चलिए इसके बाद जो आएगा 151 के बाद हम क्या करेंगे, 323, आर्टिकल 323, आर्टिकल 323, है ना। आर्टिकल 323 में क्या होगा, आर्टिकल 323 में क्या होता है, यूपीएससी, है ना, यूपीएससी, आप सब नाम सुने होंगे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। इसके जो है प्रतिवेदन को, है ना, यूपीएससी अपना प्रतिवेदन देती है किसको, राष्ट्रपति को देगी, यानी अपना रिपोर्ट दिया, है ना। और यह रिपोर्ट कहां रखेंगे, संसद में। कौन रखेंगे, राष्ट्रपति। एक और अनुच्छेद हम आपको बता दें इसके पहले, 323 के पहले, है ना, 323 के पहले थोड़ा, है ना, इसको चलिए हो गया।
ये नीचे हम कर दिए इसको थोड़ा सा यहाँ मिटा देते हैं। ठीक, एक आर्टिकल है, हम इसको समझा दें। आर्टिकल 280, इसके तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? आर्टिकल 280 के तहत क्या करते हैं राष्ट्रपति? वित्त आयोग का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं? वित्त आयोग। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत करते हैं? 280। हर 5 वर्ष पर, है ना, राष्ट्रपति एक नए आयोग यानी नए वित्त आयोग का गठन करते हैं, है ना। उसे क्या कहा जाता है ना? वो कौन से आर्टिकल के तहत आता है? आर्टिकल 280, है ना। 280 के तहत वित्त आयोग, इसमें जो है ना जितने भी होते हैं भारत के संबंधी, वित्त संबंधी यानी पैसा कौड़ी से जो भी संबंधित बात होता है, सब क्या होता है? वित्त आयोग से संबंधित। अब राष्ट्रपति को ये कौन सा अपना रिपोर्ट दिया, तो रिपोर्ट क्या होता है? इसी के रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? सिफारिश। वित्त आयोग ने ये सिफारिश किया कि देखिए अभी वर्तमान स्थितियां जो है, आर्थिक स्थिति जो भारत की है ना, इसके अनुसार से ये काम करना चाहिए, इतना टैक्स ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह का जो भी रिपोर्ट वो दिया, जो भी सिफारिश किया इस वित्त आयोग ने। अब वित्त आयोग का सिफारिश लेके चले कहां? संसद की ओर, है ना। तो वित्त आयोग का सिफारिश यानी वित्त आयोग का रिपोर्ट, सिफारिश भी वही है ना, रिकमेंड, है ना, रिकमेंड कर रहे हैं कि देखिए ऐसा ऐसा बात होना चाहिए, ठीक है। रिकमेंड को क्या करते हैं? कहां रखेंगे? संसद में। कौन? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के ये सब क्या हो गए? कार्य हो गए। और इन किन किन का रिपोर्ट ये रखते हैं हम आपको बता चुके, ठीक है। सॉरी, ये 381 होगा, 281, सॉरी। दो सौ इक्यासी, है ना, ये 281, ठीक है। 280 में वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन, और वित्त आयोग के सिफारिश को कहां रखना? संसद में रखना। ये कौन सा आर्टिकल? 281, है ना। कभी कभी लड़का क्या होता है ना, वित्त आयोग रट लेता है 280 में, और उसको हमेशा 280 दिखता है। वित्त आयोग का बात जब भी करेगा तो 280 दिखेगा, नहीं। वित्त आयोग का गठन 280 के तहत होगा, और वित्त आयोग का सिफारिश जो होगा 281, है ना। वित्त आयोग की जो सिफारिशें होंगी संसद में रखेंगे राष्ट्रपति, वो कौन सा आर्टिकल? 281। कौन सा? 281। चलिए ये हो गया। आगे हमने इसको तो देख लिया, चलिए इसको मिटा लेते हैं। सॉरी, चलिए हमने यहाँ पर आपको बता दिया था ना यूपीएससी का, ठीक है। यूपीएससी का, और यूपीएससी अपना प्रतिवेदन क्या करता है? राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति क्या करेंगे? इसके प्रतिवेदन को कहाँ रखेगा? संसद में, है ना, संसद में। क्योंकि हम राष्ट्रपति से संबंधित पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको अपना रख लिए, ठीक है, कर लिए, ठीक। चलिए इसके बाद 323 हो गया। हम्म, 323। इसके बाद आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं? अनुसूचित जाति, अनुसूचित ससर जाता है, जरी सुनते हैं। अनुसूचित जाति आयोग, ये अपना रिपोर्ट किसको देगा? ये अपना रिपोर्ट दिया प्रेसिडेंट को, अब प्रेसिडेंट ने अपना रिपोर्ट कहां रखा? संसद में। चलिए इसके बाद 338 का इसके तहत क्या होता है? ये होता है एससी आयोग, इसे कहा जाता है एससी आयोग, शेड्यूल कास्ट आयोग। कौन सा? शेड्यूल कास्ट, है ना, शेड्यूल कास्ट। और 338 का के तहत क्या हो जाएगा? एसटी, इसे ही कहा जाता है अनुसूचित जाति आयोग, सॉरी जनजाति, है ना, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग।
अब इसका जो रिपोर्ट है, अनुसूचित जनजाति आयोग का जो रिपोर्ट है ना, इसका जो प्रतिवेदन है, इसे क्या बोला जाता है? प्रतिवेदन या रिपोर्ट, है ना। ये कहां रखेंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। और प्रेसिडेंट कहां रखेंगे? संसद को, संसद के पास रखेंगे। बस इनका यही काम है राष्ट्रपति का, ठीक है। चलिए आगे 340, आर्टिकल 340 के तहत ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, है ना, यानी पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना, पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इसका रिपोर्ट प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट को देगा अपना रिपोर्ट, आइए कहां देंगे? संसद को। चलिए सब अपना रिपोर्ट दे देगा, किसको देगा? तो दिमाग में इतना ही रखिए कि कोई भी आयोग होगा अपना रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को। हम इतना आपको इसलिए दिखाए ना क्योंकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए कि हर कोई अपना रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसे संसद के पास रखेंगे, ठीक है। चाहे वो कैग हो या फिर कौन हो, यूपीएससी आयोग हो या फिर वित्त आयोग हो या फिर अनुसूचित जाति आयोग हो, अनुसूचित जनजाति आयोग हो या पिछड़ा वर्ग आयोग हो, है ना, ये सब अपना रिपोर्ट किसको देगा? राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसे कहां रखेंगे? संसद में, है ना, संसद के पास। हो गया। इसके बाद ये तो हो गया राष्ट्रपति का क्या, इतना रिपोर्ट से संबंधित बातें, ठीक है। अब हम आगे जरा देख ले, ठीक है। इसके बाद हम इस क्लास, है ना, इस सेशन को समाप्त करेंगे और आपसे भी हम कुछ बात करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक। अब रह गया राष्ट्रपति का आपातकालीन पावर, है ना, आपातकालीन शक्तियां। देखिए ये सब जो है ना, हमने एक सेपरेट वीडियो में आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। इसका हम लिंक आपको हम दे देंगे, ठीक है। आप उसको देख लीजिएगा, पिछले वाला वीडियो राष्ट्रपति 1, राष्ट्रपति 2 और राष्ट्रपति 3 ये आ चुका है वीडियो, है ना। इसका लिंक हम आपको प्रोवाइड कर लेंगे, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। एक बार जरूर उसको देखिएगा। चलिए हम आपको बस जब आर्टिकल हम राष्ट्रपति से संबंधित, जब आर्टिकल को हम एक जगह हम बैकअप कर रहे हैं ना, एक जगह जब हम इसको क्या कर रहे हैं, बाइंड अप कर रहे हैं, तो हम इसको बाइंड अप करने के कारण हम क्या कर रहे हैं, आपको हर चीज बता देते हैं, हर चीज फिर से डिटेल कर दे रहे हैं, ठीक है। कुछ नए लोग होंगे जिन्हें ये डिटेल, है ना, ये डिटेल नहीं समझ, सॉरी, होता क्या है ना कि हम थोड़ा थोड़ा सा निकल जाएंगे, हम बता देंगे राष्ट्रपति की दृष्टि से। देखिए हम इसी को बताते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं, है ना। इस चीज को हम पहले क्लियर करें, उसके बाद होता क्या है, 352, 356 और 360 ये राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां इसके तहत दी गई। हम केवल अब बोल कर निकल जाए कि इसमें राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात लगाएगा। आपात समझते हैं, इमरजेंसी। आपात को क्या बोलते हैं? इमरजेंसी, है ना, इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर ऑफ, है ना, प्रेसिडेंट। तो ये राष्ट्रीय आपात, हम बोले इसको राज्य आपात। ये होता है इसमें बीतापात। इतना बोल के हम खाली निकल जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो नए होंगे, देखिए कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको इनकी जानकारी होगी, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे नए लोग होंगे जिन्होंने पहला बार इसका नाम सुना होगा, तो कहेंगे कुंची बोल रहे हैं, राष्ट्रीय पात कुंची होता है, राज्य पात कुंची होता है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, खाली बोलना ही ठीक ना पड़ा रहा है, चलो हटाओ, वीडियो हटाओ, कट करो, है ना। तो हम आपको इसको थोड़ा सा डिटेल करेंगे, है ना। जो जानते हैं थोड़ा सा सब्र रखिएगा, हम आपसे अभी प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद आपका इम्तिहान होगा, ठीक है। चलिए, और जो नहीं जानते हैं इनको ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। हम यही बताना चाह रहे हैं, इसलिए हम आर्टिकल बताते वक्त भी वो इसका विस्तार कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए आर्टिकल जो है 352, हमने 352 क्या लिया, ये आर्टिकल लिया है, ये भी क्या है, आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल। ये भी क्या है, आर्टिकल, है ना। ये अनुच्छेद, जैसे हिंदी में क्या कहा जाता है, अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात, 356 में राज्य आपात और 360 में बीतापात। ये तो और अच्छा याद करना, राष्ट्रपति का इमरजेंसी पावर कितना में, 3 गो अनुच्छेद याद रखना है। कौन कौन? 352, 356, 360, ठीक है। 352 में यानी 4 का, सब में 4 जोड़ दीजिए, अगला आ जाएगा। इसमें 4 जोड़िए, अगला आ जाएगा। तो ई वाला याद करना तो और भी आपके लिए आसान हो गया, ठीक है। चलिए
तो हो गया राष्ट्रीयपात, राज्यपात, वित्तापात। ठीक है, राष्ट्रीयपात क्या होता है? यदि देश में किसी तरह का संकट आ जाए, है ना, किसी तरह का इमरजेंसी आ जाए, कहने का मतलब क्या है, संकट कैसे आ जाएगा? तो हो सकता है किसी देश से राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने पड़ जाए, है ना, राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करनी पड़ जाए, कोई देश बाह्य आक्रमण कर दिया हो, या कोई देश क्या किया हो, कोई देश क्या किया हो, है ना, एक तो हो जाएगा युद्ध या बाह्य आक्रमण, या फिर अपने ही देश में क्या हो जाए, आंतरिक विद्रोह हो जाए, है ना, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति आ जाए, इस आधार पर करना था। लेकिन अभी जो हम तीसरा, तो तीन आधार पर, 1 2 3, ये तीन आधार पर क्या होता है, ये राष्ट्रीयपात लगाया जाता है, ये तीन आधार पर राष्ट्रीयपात लगाया जाता है। ठीक है, तो लेकिन अभी वर्तमान समय में ये जो आंतरिक अशांति आप देख रहे हैं ना, इस आधार पर अब नहीं लगाया जाता है। तो अब कहिएगा तो तीसरा हट गया, इसके जगह कुछ आया है? हाँ, इसी को संविधान संशोधन कहा जाता है। संविधान संशोधन क्या है? अपने संविधान में कुछ, है ना, वर्तमान समय के अनुसार कुछ बदलाव करना ही क्या कहलाता है? संविधान संशोधन। संविधान में कुछ बदलाव करना संशोधन है, और संविधान में हो रहा है तो संविधान संशोधन। चलिए, तो आंतरिक अशांति की जगह अब नया वर्ड क्या आ गया है? सशस्त्र विद्रोह। क्या हो गया है? सशस्त्र विद्रोह। यदि कहीं पर सशस्त्र विद्रोह हो गया है तो इस आधार पर हम क्या करेंगे? राष्ट्रीयपात लगाएंगे, है ना, इमरजेंसी घोषणा करेंगे। और इमरजेंसी की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। जो भी हो रहा है ना, सबकी घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, है ना। ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही होता है ना। पहले क्या था, ये जो आपको बता दें, इसमें और भी एक चीज, ठीक है, हुआ था क्या कि पहले होता था कि प्रधानमंत्री ही अपना लिखित दे देते थे, साइन, है ना, अपना लिखित कर लेते थे राष्ट्रपति को, और क्या हो जाता था, इमरजेंसी लग जाता था। इसका मिस यूज होने लगा। इसका क्या होने लगा? मिस यूज। अभी तक हमारे देश में 3 बार इमरजेंसी लगा है। कितना बार? 3 बार। एक बार 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया था, दूसरे बार 1971 में, है ना, पाकिस्तान के आक्रमण के समय, और एक बार लगा था 1975 में, है ना, 1975 में। 62, 71 और 75, ये 3 बार इमरजेंसी लगा अपने देश में। कितने बार? 3 बार। ठीक है, 3 बार लगा। ठीक है, और जो 75 वाला लगा था ना, इसी आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। इंदिरा गांधी ने, है ना, उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी। एक बार जवाहरलाल नेहरू के घड़ी, है ना, और एक बार कब, किसके समय? ये 2 बार किसके समय लगा? इंदिरा गांधी के समय। ठीक है, दोनों बाप बेटी दोनों मिलके क्या कर दी? देश को, है ना, क्या कर हुआ? दोनों ने अपना लगा दिया इमरजेंसी का ही। तो ये मिस यूज होता था। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन करके इस आंतरिक अशांति को बदला गया कि सशस्त्र विद्रोह होने पर होगा। और तीसरा क्या, दूसरा क्या बदल दिया गया इसमें कि जब तक, है ना, मंत्रिपरिषद का लिखित सलाह नहीं आ जाता। कौन सा? 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ? 1978 में हुआ था ये। जब तक लिखित, है ना, लिखित प्रतिवेदन नहीं मिलता है ना, लिखित, है ना, नहीं आएगा मेरे पास रिपोर्ट, किसका? मंत्रिपरिषद का, केवल प्रधानमंत्री का नहीं, पूरा मंत्रिपरिषद का, ग्रुप का आएगा जब तक नहीं, तब तक हम क्या नहीं करेंगे, तब तक ये इमरजेंसी लागू नहीं होगा, है ना। तो केवल प्रधानमंत्री के हाथ में ये अब नहीं रहा। चलिए, आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके बाद थोड़ा सा आप लोग राष्ट्रपति शासन का नाम सुने होंगे, यही है ना, राष्ट्रपति शासन का ही क्या है, एक अच्छा सा नाम मिलता है, राज्यपाल। इसका उल्लेख आर्टिकल 356 में, जब राज्य में, है ना, संविधान के अनुसार काम ना हो तो वहां राज्य के राज्यपाल क्या करते हैं? राष्ट्रपति को एक लिखित प्रतिवेदन भेजते हैं अपना, है ना, और कहते हैं कि देखिए यहाँ जो संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा, आप यहाँ क्या करिए, इमरजेंसी लगा दीजिए। और राष्ट्रपति उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और उसके बाद क्या होता है, वहां क्या लगा दिया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है ना। और वहां से जो होता है मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं? भंग कर दिया जाता है ना, उस समय उस कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। चलिए, हो गया राजपथ। ये कितने माह के लिए? 6 माह के लिए, है ना। ये भी कितने माह के लिए लगाया जाता है? नॉर्मली 6 माह के लिए। ठीक है, 6 माह के लिए। चलिए, इसका हम विस्तार रूप से आपको बताएंगे, और ऐसे भी मेरा पिछला वाला वीडियो आप देख के लीजिएगा तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, वित्त आपात जो है, वित्त आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा, एक को बार नहीं लगा, है ना। भारत में एक बार भी वित्त आपात नहीं लगा, है ना। ये कौन सा आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? 360। क्या होता है वित्त का मतलब? मैं आपको पहले बता चुके, धन दौलत, है ना, धन दौलत से संबंधित। यानी जब देश में आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, है ना, आर्थिक स्थिति चरमरा जाए, तो लगे, राष्ट्रपति को लग रहा है कि ना अब क्या करना चाहिए, वित्त आपात लगा देना चाहिए, तो इस तरह में वित्त आपात लगा दिया जाता है। तो अभी तक भारत में एक बार भी वित्त आपात यानी आर्थिक संकट के कारण, है ना, आपात नहीं लगाया गया।
इसलिए पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा पात अभी तक नहीं लगाया गया, तो वित्तपात। कौन सा? वित्तपात। चलिए, तो आज तक हमने क्या देखा, राष्ट्रपति से संबंधित हमने जो भी है ना सब का सब देख लिया है ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं पूरा होल, है ना। देखिए, आज जो हम लोग पढ़े हैं है ना, जरा एक बार रिवीजन जल्दी से कर ले, ठीक है। उसके बाद अगला क्लास होने वाला है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके, अब हम कमेंट कर सकते हैं आप लोग, है ना। तब तक हम इसको रिवीजन भी ले लेते हैं, आप लोग का कमेंट भी हम देखते चले जाएंगे, तो कमेंट भी कर लीजिए। आवाज जा रही है? चलिए, ठीक है। अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कुछ बात आपको पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना, हम आपका जवाब देंगे। चलिए, तो 78 में पीएम का दायित्व है। पीएम का क्या दायित्व है उसके बारे में, है ना, राष्ट्रपति के प्रति, है ना। वो 78 में संसद का जो गठन होता है किसके तहत, 79 और 80 में राज्यसभा का गठन के बारे में है। लोकसभा का गठन 81 में होता है, ठीक है। चलिए, ठीक। 85 में संसद का सत्र बुलाना, है ना, संसद का सत्र बुलाना और क्या करना, संसद का सत्र बुलाना और उसको सत्रावसान करना भी किस में आता है, ये 85 में, है ना। आर्टिकल 85 में, आर्टिकल 108 में क्या है, 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाना, 111 में राष्ट्रपति का विधेयक पर अनुमति देना, ठीक है। आत्यांतिक बिटों के बारे में बता दिए, विशेषित बिटो, निलंबकारी बिटो और पॉकेट बिटो के बारे में आपको जानकारी दे चुके हैं। आर्टिकल 112 में बजट के बारे में उल्लेख है ना, बजट के बारे में उल्लेख है। इसके बाद ये 123 में अध्यादेश कि राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होगा, ठीक है। इसके बाद 148 में हमने आपको बताया कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं 148 के तहत, है ना। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के, है ना, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। 151 में इसके रिपोर्ट को संसद में पेश करते हैं। 280 में वित्त आयोग का गठन करते हैं और 281 में इसके सिफारिशों को संसद के पास रखते हैं। 323 में यूपीएससी का प्रतिवेदन संसद के पास रखा जाता है, किसमें, है ना, प्रतिवेदन कौन कर रखते हैं, राष्ट्रपति रखते हैं। चलिए, इसके बाद ये आपको बताए थे, है ना, कि किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। हमने कल भी थोड़ा सा इसके बारे में बताया था, पद्धति के बारे में, और आज हमने इसको पूरा डिटेल कर दिया, ठीक है। इसको आप देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 338 में, है ना, ये भी रिपोर्ट जो है एससी का रिपोर्ट संसद में रखते हैं कौन, राष्ट्रपति रखते हैं। फिर अनुसूचित जाति का 338 का के तहत रखते हैं और इसके बाद ओबीसी का भी 340 के तहत रखते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो राष्ट्रपति का योग्यताएं हम आपको बता दिए कुछ, है ना। चलिए, ये 352, 356 और 360 आपको भी बता दिए, राष्ट्रीय पात, राज्यपात और वित्तपात, ठीक है। चलिए, ये तो खाली है। चलिए, ठीक है। तो आज तक का जो हुआ क्लास है ना, इसके बाद हम लोग 1 बजे फिर कल मिलेंगे, है ना। कल हम हम लोग क्या मिलेंगे, कल मिलेंगे 1 बजे, इसी समय में आप लोग लाइव आ जाइएगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? नहीं, चलिए, ठीक है। तो धन्यवाद, है ना। आप लोग अपना कीमती समय हमें दिए, है ना। और आई होप, हमें लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ तो जरूर सीखने को मिला होगा, है ना। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, है ना। और हाँ, कमेंट के द्वारा जरा अपना बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक, ओके, थैंक यू।